नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त आर्थिक मैं आप सबके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई वीडियो के साथ हमारी इस थॉट सीरीज़ में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम नए नए लोगों से बात करें, हम ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने सफलता का आयाम छुआ है और अभी 66 बीपीएससी का रिजल्ट आया है। और उन्हीं सफल लोगों में से दयाशंकर मिश्रा जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आप तो बहुत बहुत बधाई कि आपका चयन हुआ है, और साथ ही आपका धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बीपीएससी क्या होता है और बीपीएससी में चयन होने का क्या तात्पर्य होता है। जैसे कि सबको पता होगा, कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो बीपीएससी कंडक्ट करवाता है, जो कि बिहार में वेरियस पोस्ट होते हैं उनके लिए बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज होते हैं। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 घंटे का होता है। मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर 2 जीएस का होता है, और एक ऑप्शनल पेपर होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। और इसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जो कि 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो टोटल 120 मार्क्स का बीपीएससी का प्रोसेस है, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। कट ऑफ मार्क्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई करके, और जैसे आपकी रैंक आई है उसके बेसिस पे आपको जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है वो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। सर, आप तो बीपीएससी का सफर कैसा रहा, कितना आसान था या कितना मुश्किल था, और क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि इस बार तो जो रिजल्ट आया है उसमें आपका नाम हो जाए लिस्ट में, और उसमें जैसे आपकी 67 रैंक आई है, 62वीं रैंक आई है, तो आप तो उम्मीद थी कि 62वीं रैंक पे आपका नाम होगा। बीपीएससी का सफ़र में चैलेंजिंग तो था, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम ही बहुत टायरिंग है। अराउंड 1.5 साल का टाइम लग गया बीपीएससी का फुल जो एग्ज़ाम का प्रोसेस कंडक्ट होने में। तो चैलेंजेस था, अप्स डाउन्स आए थे, जब लगता था कि कितना मतलब कैसे पढ़ना होगा, डिमोटिवेट भी होता था बीच में। पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो मोटिवेशन था मेरा, उसके बेसिस पे मैं लगा रहा। और जैसा रिज़ल्ट की बात करूँ तो मेरा मेंस काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं लिस्ट में आ जाऊंगा। पर 62 रैंक आ जाएगी ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि क्या रैंक आएगी। पर जब मैंने अपने मेंस के मार्क्स देखे तो मुझे लगा कि जैसे मैंने मेंस लिखा था उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्किंग मिली है, फिर मैं अपने रैंक से सेटिस्फाइड था। तो अब सबसे पहले अब मैं जानना चाहूँगा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ है, इस बारे में हमें कुछ बताइएगा। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं झुमरी तिलैया से हूँ, जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि झारखंड में है। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई वहीं झुमरी तिलैया कोडरमा से ही की है, डीएवी स्कूल से। उसके बाद मैंने 12th डीएवी हियल रांची से किया है। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था, जहाँ मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और बीपीएससी में मैंने अपना ऑप्शनल भी केमिस्ट्री रखा था। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इनिशियली, जो कि मैं करता था। तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने अपने सेकंड ऑप्शंस में देना स्टार्ट किया। तो मैंने बीपीएससी का और सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया था, जो कि इस साल मैंने दोनों क्लियर किया। मुझे सीएपीएफ में 130 रैंक मिला, और बीपीएससी इस साल अभी मुझे 62 रैंक मिला। तो सर, आप दो एग्ज़ाम्स में सफल हुए हैं, सीएपीएफ और बीपीएससी, और साथ ही आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, कितना अंतर है, और क्या दोनों एग्ज़ाम से साथ में तैयारी करी जा सकती है। सिविल सर्विसेज का अगर मैं कंपेयर करूँ यूपीएससी सिविल सर्विस और बीपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो प्रीलिम्स थोड़ा सा अलग है दोनों का। प्रीलिम्स में ज़्यादा आपको मैच नहीं होता है, क्योंकि जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं उसमें 100 मार्क्स का होता है और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का होता है और 5 ऑप्शंस होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सिलेबस ओवरलैप का बात करूँ तो अराउंड 40 to 50% प्रीलिम्स का सिलेबस यूपीएससी के जीएस के सिलेबस से मैच करता है। मेंस का सिलेबस मैं बोलूँगा कि काफ़ी मैच करता है। जो जीएस में आप पढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, वो सारे ओवरलैप कर जाते हैं। तो अराउंड 50-60% आपका पेपर मैच कर जाता है जीएस का दोनों में। ऑप्शनल की बात करूँ, अगर मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल था तो केमिस्ट्री में अराउंड 80 to 90% सिलेबस बिल्कुल सेम था, जो जीएस का था, सिविल सर्विसेज का और बीपीएससी का। तो ये आपको 80 to 90% केमिस्ट्री का सिलेबस मैच था। सर, जो एस्पायरेंट्स हमें सुन रहे हैं, तो जी अभी बीपीएससी का नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है उससे बस लगभग 1 महीना ही शेष है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं
उन्हें आप अपनी स्ट्रेटेजी अगर शेयर करें कि आपका लगभग लास्ट 1 साल से क्या प्लान था, आप कितना टाइम प्री को देते थे, कितना मेंस को देते थे, कितना ऑप्शनल को देते थे, या जो एस्पायरेंट्स है उन्हें कितना टाइम देना चाहिए इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। अगर मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊं तो इनिशियली मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करता था। मैंने प्रीलिम्स का जो सोर्सेज थे उसको शॉर्टलिस्ट किया। प्रीलिम्स का मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा या बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर मैंने फोकस किया। तो मैंने प्रीलिम्स से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस किया था। जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैं करता था। फिर जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा, मैंने अपना फुल फोकस प्रीलिम्स पे दे दिया था। और प्रीलिम्स के बाद आपको टाइम मिल जाता है अराउंड 4 to 5 मंथ्स का, जिसमें आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने उस दौरान अपने आंसर राइटिंग और जो मेंस का मेरा सिलेबस था उसको मैंने कंसोलिडेट। पेपर तो रेफर करना कितना यूजफुल होता है? बिहार के लिए मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर आपको फुल फोकस अपना देना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के हैं और मेंस के हैं, दोनों से लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बिहार में। तो मैं जो 67th बीपीएससी का देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फुल फोकस करें और उसके जो आंसर्स हैं वो आप बीपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो रिवाइज्ड आंसर की आती है उससे आप डाउनलोड करके उसको प्रिपेयर करें। क्योंकि कई बार बुक्स में जो मिलती है आंसर वो मैच नहीं होता बीपीएससी के आंसर से। तो मैं सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा प्रीवियस ईयर पे अपना फोकस करें, रिवीजन की है रिवीजन पे फोकस करें और वही रिवाइज आंसर की से आप मैच करें जैसे मैंने किया था। और ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो 67 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर बहुत बार जो एस्पायरेंट्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि जो लोग टॉपर्स हैं या जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बहुत हद से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या उनका लाइफ स्टाइल एकदम अलग होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एक कॉमन स्टूडेंट जो अभी स्कूल में टॉपर नहीं रहा या कॉलेज में टॉपर नहीं रहा, जो पढ़ाई करता है लेकिन ठीक ठाक मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम टॉपर्स में हो, क्या ऐसा है? क्या सिर्फ वही लोग बीपीएससी में सेलेक्ट हो सकते हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, या अगर एक प्रॉपर प्लान से तैयारी करी जाए तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, मैं दोनों एग्जाम में अगर यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपको टॉपर होना पड़ेगा किसी सब्जेक्ट में तब आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी जो इसकी प्रिपरेशन करे स्ट्रैटेजी बना के हमेशा लगातार प्रैक्टिस में रहे इसके, वो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर सकता है। बस उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, आपको लंबे समय तक इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि एग्ज़ाम जो है सो लंबा प्रोसेस होता है बीपीएससी का। तो उस दौरान आप अपना रिवीजन है, अपना पढ़ाई उसको कंटिन्यू करते रहें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें टॉपर होने का ज़रूरत है। कोई भी स्टूडेंट जो कि अच्छे से पढ़ाई करेगा वो आसानी से दोनों एग्ज़ाम बीपीएससी और यूपीएससी दोनों क्लियर कर सकता है। सर नहीं, मैंने बीपीएससी के लिए कहीं भी कोचिंग ली थी, ना मैंने प्रीलिम्स के लिए कहीं कोचिंग ली है बीपीएससी के लिए, और ना मैंने मेंस के लिए लिया। मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ मॉक टेस्ट दिए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जो कि कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो जो मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन था, बेसिक मेरा वही प्रिपरेशन था। मेरे जो नोट्स बने हुए थे यूपीएससी के, मैंने उससे स्टार्ट किया, उससे रेफर करना स्टार्ट किया। और फिर बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स रिकमेंडेड है वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए और मैं सेल्फ स्टडी करता था दोनों एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सर कुछ बुक्स अगर आप हमें बता पाएँ, आपने तो हमसे कुछ रेफर करी थी या जो आप क्या अनुसार स्टूडेंट्स को रेफर करनी चाहिए? हाँ, जहाँ तक मैं सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा, बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बोलूँगा कि सारे लोगों को फोकस करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो की, तो बिहार के स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने अरिहंत की बुक फॉलो किया था। अरिहंत की जो नो योर स्टेट बिहार आती है, और क्राउन पब्लिकेशन की जो जीएस की बुक आती है वो मैंने फॉलो किया था। उसमें भी कुछ जो सेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेंसस हो गया, जियोग्राफी हो गया, रिवर्स सिस्टम हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपको लगातार रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। अदर सोर्सेज की मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए थे, जैसे कि मैंने केबीसी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे, जैसे बीपीएससी प्लेटफॉर्म जो मैंने फॉलो किया था। और फिर मैंने केबीसी नैनो का जो बिहार पब्लिकेशन का बुक आता है करंट अफेयर्स का, मैंने वो रेफ़र किया था करंट अफेयर्स के लिए। साइंस और मैथ्स के लिए मैंने स्पेसिफिक कोई प्रिपरेशन किया नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का ही था। तो उसके लिए बस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफ़र किया था, और अरिहंत की बुक आती है जनरल स्टडीज़ की, उसको मैंने साइंस के लिए रेफ़र किया था। बाकी जो जनरल जीएस का सिलेबस है वो यूपीएससी का जो था मेरा, उसी से मैंने रेफ़र किया। जैसे कि आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं।
ज्योग्राफी और इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार और इंडिया दोनों का इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एंशियंट मेडाइवल के लिए मैंने एनसीईआरटी को रेफ़र किया था। तो ये मेरी पूरी बुक लिस्ट है जो कि मैंने फॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स के, द हिंदू न्यूज़ से करंट अफेयर्स के लिए, वो मैंने रेफ़र किया था। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई बनाया था। और बाकी जो अदर सेक्शंस हैं उसके लिए मैं अपने यूपीएससी के जो मैंने नोट्स बनाए थे उस पर मैं स्टिक था कि वो मैं रिवीजन करते रहता था। यहाँ मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि सर ने जो भी बुक्स के नाम बताए, जो भी सर ने बुक्स रेफर करी, उन सब के बारे में हम अब नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सर आप साइंस से थे और फिर आपने यहाँ बीपीएससी प्रिपरेशन करी, तो कितना आसान या कितना टफ रहा साइंस से बीपीएससी की प्रिपरेशन में आना, और आप तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा, जैसे कि मैंने बताया, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और मेरा ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री था। तो मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रखा था क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मेरा केमिस्ट्री पे अच्छा कमांड था, तो मैंने ऑप्शनल अपना केमिस्ट्री रखा था। और एडिशनल सिविल सर्विसेज के लिए मैंने डायस में केमिस्ट्री की कोचिंग ली थी, जिसके मैंने नोट्स बनाए थे और उन नोट्स को मैं रिवाइज करता था और रेफर करता था उन नोट्स को। सर बहुत बार ये माना जाता है कि जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री वगैरह, इनके थ्रू ऑप्शनल में मार्क्स लाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसलिए बहुत बार लोग पॉलिटिकल साइंस, ये सोशियोलॉजी, इस तरह के हिस्ट्री, इस तरह सब्जेक्ट्स, साइंस वाले बच्चे भी इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं। वो इंस्टेड ऑफ जो उनका साइंस में जो सब्जेक्ट्स रहा है वो उसे ऐसा ऑप्शनल बनाए। तो आपके अनुसार क्या ये ऐसा कुछ है कि मतलब इनमें मार्क्स कम आते हैं, या ऐसा ये बस एक मिथ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसा कि आप बीपीएससी का अगर मार्कशीट देखेंगे तो साइंस के स्टूडेंट्स बेटर स्कोर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं। जैसे कि मैथ्स का आई थिंक जो टॉपर है वो उनका मैथ्स ऑप्शनल है। तो मैं बोलूँगा अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है और अगर आप सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंट हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। बीपीएससी में साइंस में अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आप आर्ट्स को ऑप्ट करना चाहें तो आर्ट्स में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, अराउंड 200 मार्क्स भी आर्ट्स के सब्जेक्ट में आए हुए हैं इस बार। तो मैं बोलूँगा कि ऑप्शनल आप अच्छे से डिसाइड कर लें, पर जो भी ऑप्शनल आप डिसाइड करें उसका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और उसको आप रिवीजन करना पड़ेगा आपको। सर ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था बीपीएससी में, और ये अटैम्प्ट आपके पिछले अटैम्प्ट से किस तरह आपने इस बार अपने प्लान में क्या चेंज किया था जो इस बार आप 60 स्टूडेंट ला पाए? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट मेंस का पेपर था ये। अगर पिछले बार की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ रिवीजन इम्पॉर्टेंट था, जो मैंने किया नहीं। मैंने प्रॉपर रिवीजन किया नहीं था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं था। तो ये बोलूँगा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन और मैंने सोर्सेज को लिमिट किया। मैंने सोर्सेज को लिमिट करके और मल्टीपल रिवीजन पे फोकस किया। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट कर लें और मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करें, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सर जैसे आपने बताया, आपने ड्यू टेक फ्लोरिमल कॉलेज से, वो कॉलेज जो अमिताभ बच्चन के नाम से ज़्यादा फेमस है, वहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है। आप झारखंड से आते हैं, लेकिन आपका जो कॉलेज है वो दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली में रहने का या ड्यू में पढ़ने का कितना एडवांटेज रहा, या उसका क्या रोल रहता है बीपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में? जैसा कि आपने बोला कि मैंने 12th रांची से किया था। रांची में रहते ही क्लास 12th में ड्यू के बारे में जानने को मिला था, और मेरे मार्क्स के बेसिस पे मेरा केएमसी में, किरोड़ीमल कॉलेज में हो गया था। और मैं अगर बात करूं कि क्या फ़ायदा है, तो आपको डीयू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अच्छे मौके मिलते हैं। बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने को मिलता है, बहुत सारे सोसाइटीज़ होते हैं जिसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अच्छा एक्सपोजर मिलता है डीयू में। तो मैं ये बोलूँगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और एक्सपोजर के मामले में डीयू से मुझे बेनिफिट हुआ था। तो सर जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो बीपीएससी या इस तरह के एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वह भी अपने कॉलेज में हैं, तो क्या उन लोगों को कॉलेज में रहते हुए इस तरह के एग्जाम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या जब कॉलेज में तो कॉलेज की लाइफ एंजॉय करें, उस टाइम कॉलेज तक पढ़ें, उसके बाद इन एग्जाम्स पर फोकस करना चाहिए? मैं बोलूँगा पहले स्टूडेंट्स को कि आप पहले अपना कॉलेज का लाइफ एंजॉय करें। मैंने भी अपने कॉलेज का लाइफ अच्छा एंजॉय किया 3 साल, और मैंने कॉलेज के लाइफ के बाद प्रिपरेशन में आया था। मैं कॉलेज के टाइम पे प्रिपेयर नहीं करता था। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पहले कॉलेज अच्छे से एंजॉय कर लें, जो कॉलेज की लाइफ है आपकी।
और अराउंड थर्ड ईयर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड, अगर आपके मन में है कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो आप थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वरना कॉलेज के बाद भी आपको अच्छा टाइम मिलेगा कि आप प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और सर इस तरह के एग्ज़ाम्स में एक लंबी जर्नी होती है। फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ लोगों तो निकल जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है फर्स्ट अटैम्प्ट में निकले, और बहुत बार ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो ऐसे में बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट्स भी आते हैं। उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट या कैसे इंस्पायर कर सकते हैं? मैं भी इस जर्नी में डिमोटिवेट होता था। तो डिमोटिवेटेड होना तो बिल्कुल कॉमन है एस्पिरेंट्स के लिए। जब आपको सक्सेस मिलेगा नहीं, जब आप क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम, तो डिमोटिवेशन मिलता है। लेकिन फिर आपके साथ फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ है, जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, 1-2 दिन का अपने आप को बिल्कुल टाइम दे सकते हैं, या फिर कहीं मूवीज़ पे या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं, तो वो आपको रिफ़्रेश कर देगा। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डेडिकेशन मेरा मानना है कि की एग्ज़ाम में आप बिल्कुल डेडिकेटेड रहे अपने गोल की तरफ, और बीच में आप गैप ले सकते हैं आप अपने लिए, जो कि ज़रूरी भी है स्टूडेंट्स लोग के लिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं अपने आप के लिए, वो आप कर सकते हैं, और मोटिवेटेड रहें हमेशा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। मतलब एस्पायरेंट होते हुए भी हम बीच में मूवीज़ देख सकते हैं, सोशल मीडिया चला सकते हैं, कहीं शॉर्ट ट्रिप पर जा सकते हैं, और तब भी एग्ज़ाम निकल सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहता था, मैं भी मूवीज़ देखा। सोशल मीडिया तो मैंने बंद किया हुआ था, तो आप सोशल मीडिया आप हो सके तो बंद कर दीजिए, पर आप मूवीज़ या फिर घर पे जो अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, उस पर मूवीज़ आती हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको 1-2 दिन का शॉर्ट ट्रिप कहीं जाना है तो आप वो भी जा सकते हैं, जो भी नियर बाई प्लेसेस हैं। लेकिन वो आप वहाँ से आ करके वापस अपना पढ़ाई में डेडिकेट हो जाए, आप अपना गोल की तरफ ओरिएंटेड रहें, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सर आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था, और आपने इंटरव्यू के लिए क्या स्पेशल प्रिपरेशन करी थी, और इंटरव्यू देते कैसा फील आया था? मेरा इंटरव्यू पटना में हुआ था, जो कि बीपीएससी के ऑफिस में ही होता है। बीपीएससी की जो ऑफिस है वहीं पे इंटरव्यू सारे लोग का शेड्यूल होता है। और अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि मैंने सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके जो इंटरव्यू का पैटर्न थे मैंने बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो किया था। बीपीएससी में एक होता है कि आपको डैफ फिल नहीं करना होता है, डैफ फिल नहीं होता है, आपको अपना बायोडाटा जो है वहाँ पे ऑन द स्पॉट बताना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना बायोडाटा, जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, हॉबीज़ है, ऑप्शनल है, मेरा जो होम स्टेट है, इसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। तो मैं सारे लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो बायोडाटा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ही क्वेश्चन पूछ के उसके आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इन्फ्रेंस डिराइव करेंगे। हाँ, अपना जॉब प्रोफाइल जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में जो मेरा CISF का, जो CAPF का जो CISF मुझे मिला है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। तो मैं वो बोलूँगा कि अगर आपका जॉब प्रोफाइल है तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सर आप बार बार CAPF और CISF का जिक्र कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में बता दीजिए। वो आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, क्या होता है? ये यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है, और इसमें टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं: CISF, ITBP, BSF, CRPF और SSB। और इसमें भी आपको चॉइस देना होता है, और आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसमें आपको मिलता है। और अगर CISF का बात करूँ मैं शॉर्ट में, क्या काम है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे BSF बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ITBP बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, CRPF आपको इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और नक्सलिज्म को फाइट करने के लिए। जो CISF है, जो मुझे मिला है, उसका मेन काम इंडस्ट्रियल लोकेशंस को गार्ड करना है। जैसे आपको एयरपोर्ट्स हो गया, मेट्रोज हो गया, या फिर प्राइवेट भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका एग्ज़ाम होता है CAPF के द्वारा, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट इसमें मिलती है CAPF में। तो सर जो आपने CAPF का एग्ज़ाम दिया है, आपने BPSC का एग्ज़ाम दिया है, यहाँ आप दोनों से सफलता मिली है, आपने ये एग्ज़ाम देने का क्यों सोचा या कब सोचा? ये मैंने जैसा कि अब पता होगा कि कोविड चल रहा था, तो कोविड के टाइम मैंने जो एग्ज़ाम था यूपीएससी का वो अटेम्प्ट दिया था, पर उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो उसके अराउंड 2 to 3 मंथ्स टाइम में ही दोनों दिसंबर में एग्ज़ाम थे। CAPF का भी एग्ज़ाम दिसंबर में था और बिहार का भी एग्ज़ाम दिसंबर में था। तो अक्टूबर का मंथ में एग्ज़ाम हुआ था सिविल सर्विसेज का। तो मैंने सोचा कि अब 2-3 महीने टाइम है, ऑलरेडी मैंने फॉर्म फिल कर रखे थे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो वही मैंने उसके बाद मैंने इनको अच्छे से प्रिपरेशन किया इनके लिए,
और जो थोड़ा सीरियस हो गया CAPF और BPSC दोनों को लेकर के, और मैंने वही रिवीजन और जो मैंने सोर्सेज फॉलो किए थे उनको फॉलो करते हुए इन दोनों एग्ज़ाम को क्लियर किया। अच्छा, मतलब 2 एग्ज़ाम देना और दोनों में सफलता हासिल करना तो ये आसान काम तो है नहीं। और तो मतलब तो 8 एग्ज़ाम तो हर तो क्वालिफाई करना उतना बड़ी बात नहीं है, मतलब लोग डरते हैं, लेकिन आप 2 एग्ज़ाम साथ में क्वालिफाई कर लिया, कैसे संभव हो पाया? दोनों तो साथ में एक साथ लेते चलना। इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था, मैं उसको फॉलो करता था। मैंने बहुत अपने आप को डेडिकेटेड रखा था। मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी मैंने उसको फॉलो किया। उसके लिए मैं अक्टूबर के बाद जो टाइम बचा था उसमें मैं आधे टाइम में CAPF की प्रिपरेशन करता था और आधे टाइम में BPSC की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करता था। जैसे कि सिलेबस की बात करें तो इनका जो दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और सिलेबस भी अराउंड इनका 40 to 50% बिल्कुल सेम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो कॉमन सिलेबस है उनको टाइम देता था, जो स्पेसिफिक CAPF के पार्ट पोर्शन है, राइटिंग सेक्शन है, उनको अलग से टाइम देता था। बिहार के जो GS के स्टैटिक सेक्शन है उनको टाइम देता था, और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन। और लगता है कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी दोनों के लिए वो वर्क किया। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से प्रिपेयर कर लें और बिल्कुल उस पर फोकस्ड रहें। सर, आप झारखंड में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और अब आपने सफलता हासिल करी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके अनुसार जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सबके हाथ में मोबाइल पहुँच रहा है, लैपटॉप पहुँच रहा है, तो आज के टाइम में कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है जो छोटे शहरों से लोग आते हैं उनके लिए इस तरह के एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करना? अब तो मैं बोलूँगा कि बहुत आसान हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो गांव-गांव में पहुंच गई है, सारे के पास जो सोर्सेस है वो अवेलेबल है। मैं खुद एक छोटे से जगह से आता हूँ, बहुत लोगों ने कम नाम सुना होगा, कुडरमा, झुमरी तिलैया का। तो एक्सपोजर तो सारे लोगों को मिल गया है, जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं अवेलेबल BPSC के। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा BPSC के लिए। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी मटेरियल्स मिल जाएंगे। टॉपर्स ने जो बुक सजेस्ट किए हैं या जो बुक फॉलो करते हैं वो बुक्स को फॉलो करके छोटे शहर के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को, और ख़ासकर BPSC में तो मैं बोलूँगा कि जो छोटे शहर के बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं BPSC के एग्ज़ाम में, और उनका सिलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। सर, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है BPSC का 67th, उसका एग्ज़ाम बहुत निकट है, तो जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो फाइनल टच दे रहे हैं अपनी तैयारी, तो उनके लिए आपके कोई सुझाव हो, आपके टिप्स हो? जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस किया, तो दोबारा मैं बताना चाहूँगा 67 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, रिवीजन पे, अब ज़्यादा सोर्सेज की तरफ नहीं भागे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और रिवीजन पर फोकस करें। साइंस के सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि साइंस का सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग होता है, और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करें, उसमें 10 out of 10 स्कोर करना काफ़ी आसान है। करंट अफेयर्स थोड़ा सा अपडेट हो जाएं, क्योंकि जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उसके अराउंड 3-4 महीने के बाद ये एग्ज़ाम होगा, तो करंट अफेयर्स अपने अपडेट कर लें, और वही रिवीजन पे मैं बोलूँगा कि फोकस करो, तो इस एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सर, जब आपने लिस्ट में 62 नंबर पर अपना नाम देखा, तब आपको कैसा लगा और आपकी फैमिली का क्या रेस्पॉन्स था? क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। जैसे कि मैं बताया कि मैं अभी तो दिल्ली में था, तो मैं घर पे था नहीं, और रिज़ल्ट भी मैंने नहीं देखा था, जो मेरा रूममेट है उसने रिज़ल्ट देखा था, और रिज़ल्ट देख करके उसने बताया। तो उस समय मैं जो आए थे मुझे रैंक, वो देख कर मैं बहुत खुश हुआ था। फिर मैं अपने घर पे सब लोगों को बताया, तो सारे लोग काफ़ी खुश थे, और रिज़ल्ट भी अराउंड 10:30 बजे रात में आया था। तो उस समय भी मतलब कि रिज़ल्ट के बाद भी मैंने घर पे बताया सब लोगों को, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके फ़ोन्स और रिलेटिव्स के वो आने लगे थे, जो विश करना चाहते थे। तो ऐसा ही था, वो मैंने रिज़ल्ट खुद नहीं देखा था, वो मेरे फ्रेंड ने देख करके मुझे बताया था कि आपकी ये रैंक आई है। सर, हम अब अपने इस वीडियो के थॉट्स होते अंतिम चरण में है, तो कोई भी और बात जो मैं हो सकता है ना पूछ पाया हूँ, तो ये और बात जो आप कहना चाहें, जो भी लोग इस वीडियो को हमें देख रहे हैं? जैसा कि मैंने वीडियो में बता ही दिया है कि जो आगे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने आप को डेडिकेटेड रखें, अपना स्ट्रेटजी को फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें, जो सोर्सेज हैं उनको अच्छे से फॉलो करें, और जितने भी डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया या और भी जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे दूर रहें। और वही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो बोर या डिमोटिवेटेड हो जाते हो, तो मोटिवेट करने के लिए आप जो अवेलेबल हैं वो मूवीज़ हैं, ये सब देख करके अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं।
लेकिन अपने गोल के तरफ ओरिएंटेड रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, रिवीजन पे ध्यान दें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। सर अब आप कुछ ही टाइम में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर जल्दी आप तो पोस्टिंग भी मिलेगी। क्या प्लान्स हैं आप, तो आप क्या सोचते हैं कि आप क्या चेंज ला पाएंगे, या चाहे छोटी से शुरुआत भी करें भले ही, तो आप क्या क्या करने की सोच रहे हैं? जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे जो है वो ब्लॉग में मिलेगा, वीडियो की पोस्टिंग मिलेगी। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट एजेंडा होंगे या जो इश्यूज होंगे जो कि मैं खुद फेस करता था, जैसे मैं छोटे से जगह से आया हूँ, तो मैं उन पे फोकस करूँगा। और एक्सेसिबिलिटी पे मैं करूँगा कि लोग मुझसे आकर के अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, क्योंकि यूजुअली जो बाबू कल्चर चलता है बिहार में, उसमें होता है कि आप जनरल पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस पर मेरा रहेगा कि कम से कम जो पब्लिक है वो आकर अपने प्रॉब्लम्स को बता सके, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, या फिर उसको जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको मैं उस प्रॉब्लम के बारे में बता सकूं कि ये प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे दयाशंकर मिश्रा जी, जिनकी 62वीं रैंक आई थी 66 बीपीएससी एग्जाम में। बीपीएससी अर्थात पीसीएस था वो एग्ज़ाम जो बिहार कराता है, बिहार स्टेट के थ्रू एग्ज़ाम जो होता है। तो यहाँ हमने जाना सर से स्ट्रेटजी के बारे में। सर ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट सुझाव दिए कि जो एस्पायरेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह वो सफल हो सकते हैं। सर इससे पहले कि हम अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करें, तो कुछ और आप कहना चाहें तो? नहीं, मैंने जितना बोलना था तो मैंने वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर दिया है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को 67 या फिर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए मैं सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। बहुत कम होता है कि आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हो, जो सफल लोग हो, उन्हें आप अपना दोस्त भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ सर ही नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं, और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आज तक ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।